रशिया यूक्रेन जंग का आज है 25वां दिन। यूनिसेफ का दावा है कि दूसरे देशों में रेफ्यूजी बन चुके करीब 15 लाख यूक्रेनी बच्चों की खरीद फरोख्त शुरू होने का खतरा है। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो मैसेज में रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जंग रोकने के लिए सीधी बातचीत करने की अपील कर दी है। ये अभी तक की यूक्रेन फाइल है। नमस्ते, मैं राशिद। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि यूक्रेनी सेनाओं ने रशिया को राजधानी कीव, खार्किव, साउथ यूक्रेन के बड़े हिस्से में ठहरने के लिए मजबूर कर दिया है। सैटेलाइट इमेज में भी कीव के बाहर रशियन सेना लंबे समय तक युद्ध करने के लिए पक्का ठिकाना तैयार करती दिखी है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने यह दावा करना शुरू कर दिया कि रशिया हमले करने के बाद से 1403 एयर स्ट्राइक कर चुका है, 459 बार मिसाइल दाग चुका है। रशिया ने 24 घंटे पहले पहली बार दावा किया कि उसने यूक्रेन के खिलाफ जंग में हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया और यह मिसाइल माइकोलिव शहर में 36वीं यूक्रेनी नेवल इन्फेंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर के हथियार डिपो पर दागी गई। यूक्रेनी आर्मी के एक सीनियर ऑफिसर ने यह बताया कि अटैक में 40 यूक्रेनी सिपाहियों की मौत हो गई। हालांकि हेडक्वार्टर्स की पूरी बिल्डिंग मलबे में तब्दील हो जाने से मरने वालों की तादाद बढ़ने की आशंका है। लेकिन सवाल एक ही है कि पुतिन की सनक कहां जाने वाली है। बार बार क्यों ज़ेलेंस्की ये कहने में लगे हैं कि बातचीत करने की मेज पर आप आगे आइए। बार बार इजराइल आगे आ रहा है लेकिन पुतिन मान नहीं रहे। कभी तुर्की आगे आता है लेकिन पुतिन मान नहीं रहे। अमेरिका चाइना को चेतावनी देने लगा है कि अगर युद्ध में सीधे उतरे तो ठीक नहीं होगा। पहली बड़ी खबर मेरी डिबेट की। महायुद्ध के 25वें दिन यूक्रेन ने कर दिया बहुत बड़ा दावा। रशियन हमले में अब तक कीव में 228 लोगों की मौत, रूसी हमले में कीव में 4 बच्चों की जान चली गई। यूक्रेन युद्ध पीड़ित बच्चों से मिले पोप फ्रांसिस। यूक्रेन ने दावा किया कि रशिया के 3 हेलीकॉप्टर तबाह कर दिए हैं। यूक्रेन से जयप्रकाश रमैया और राहुल की रिपोर्ट। कीव के जिस इलाके से मैं ये रिपोर्ट लेकर आ रहा हूँ उसका नाम है विनोग्रादर और आप देख सकते हैं इस जगह पर मिसाइल गिरा है रूस की तरफ से और आप देख सकते हैं कि किस तरीके की तबाही यहाँ पर मची है उस मिसाइल अटैक के बाद में। आप देख सकते हैं कि तमाम बिल्डिंग्स पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी हैं और ये जो आप सामने देख रहे हैं बड़ा सा गड्ढा, यहीं पे बॉम्ब स्ट्राइक, यहीं पे मिसाइल गिरा है और उसी के इम्पैक्ट से पूरा का पूरा जो ये इलाका है तकरीबन 300 से 400 मीटर तक वहां पर इम्पैक्ट हुआ है। आप अंदाजा लगाइए 6 बजे सुबह यहाँ पर किस तरीके का मंजर होगा। रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, ये कोई मिलिट्री कॉम्प्लेक्स नहीं है जैसा कि दावा किया जाता है कि जो रशिया है वो सिर्फ मिलिट्री जो एस्टैब्लिशमेंट्स है उस पर हमला कर रहा है। आने वाले दिनों में जो ये लड़ाई है वो और तेज होगी और शायद जो मरने वालों का आंकड़ा है वो भी और तेज होगा। कीव से राहुल गौतम, इंडिया न्यूज के लिए। जंग के दौरान जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है और लोगों को किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ता है इसकी एक वानगी मैं आपको दिखाता हूं कीव से, जो कि यूक्रेन की राजधानी है। और आप जानते हैं कि इस वक्त उसको तीनों तरफ से यानी 3 मुहानों से रशियन फोर्सेस ने घेरा हुआ है और इस वजह से जगह जगह पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं, रोड ब्लॉक्स बनाए गए हैं। ये तो हाल है कीव का। कीव को जो सड़कें आती हैं देश के अलग अलग राज्यों से, वहां पर भी हजारों चेक पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से लंबे जाम लगे हुए हैं। 3-3 किलोमीटर लंबे जाम लगे हुए हैं। कि आप जानते हैं कि कीव वो शहर है जिसको रूस जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। पूरे के पूरे देश पर 800 से 1000 मिसाइल अटैक हो चुके हैं। कई मिसाइल्स की वजह से जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं वो उनका नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं कि एक आर्मी की गाड़ी, जैसे मैं आपको बता रहा था कि एक स्पेशल लेन होती है ताकि जो आर्मी की गाड़ियां हैं कम से कम वो आराम से निकाल जा सके। और आपको समझना पड़ेगा कि जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर कई पाबंदियां हैं रिपोर्टिंग को लेकर, क्योंकि आप सब कुछ शूट नहीं कर सकते। तो इस तरीके की जो गाड़ियां होती हैं, फौज की गाड़ियां, उनको स्पेशल एक्सेस दिया जाता है। हम लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं कीव से और जितना हम समझ पाए पिछले 4 दिनों की रिपोर्टिंग से यूक्रेन जो है वो बिल्कुल घुटने नहीं टेकेगा। इस जो लड़ाई है वो अंतिम व्यक्ति अगर अंतिम गोली तक अगर जाती है तो भी यूक्रेन के जो लोग हैं वो तैयार हैं।
25 दिन बाद क्या होने वाला है, यही सवाल है ना आपका। 25 दिन के बाद यूक्रेन और रशिया कितने तबाह हो गए हैं, यही सवाल है ना आपका। 25 दिन के बाद नेटो या अमेरिका आगे आएंगे या फिर नहीं, यही सवाल आपका ही नहीं है, पूरी दुनिया का है। डिबेट ओपन कर देता हूं मैं। मेजर जनरल रिटायर्ड जेकेएस परिहार, डिफेंस एक्सपर्ट हैं आप। मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा, रक्षा विशेषज्ञ मेरे साथ में हैं। कर्नल रिटायर्ड शिवदान सिंह, रक्षा विश्लेषक है मेरे साथ। नुपुर तिवारी जापान से लाइव हैं, विदेश मामलों की जानकार हैं। अजय वर्मा, वरिष्ठ पत्रकार भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल के सिन्हा, मेरा पहला सवाल आपसे होगा, 25 दिन के बाद में रूस यूक्रेन को कितना नुकसान हुआ है, रुकने और झुकने की पसोपेश कहां तक जाएगी? 25 दिन के बाद में ये दो देश कहां पर खड़े हैं? 25 दिन के बाद दुनिया कहां पर आकर के खड़ी हो गई है? देखिए, ये बहुत बड़ी त्रासदी की बात है कि 25 दिन के बाद भी कोई वारा न्यारा नहीं हो रहा है। जिस तरह से चीजें चल रही हैं, एक इसी एब्सोल्युटली रशिया आपको डिटरमिनेंट मिलता है, वो अपने जितने भी लक्ष्य है वो कह चुका है कि हमने पा लिया है, जो इमीडिएट लक्ष्य है, जो मिलिट्री एम्स है, और हम तो तैयार हैं। मगर एट द सेम टाइम जिस तरह से रेजिस्टेंस आ रही है, और खास करके जेलेंस्की साहब, देखिए वेस्ट के सावे में वो कहते हैं, जब यूके कहता है कि आप 2014 में जैसे हम क्रीमिया के समय उनसे छोड़ दिया, उस पर नॉर्मलाइज हो गया पूरा का पूरा इशू, इस बार नहीं छोड़ना है। तो इस तरह से जब बातें होती हैं, दूसरे देश जो कि आपको मदद, तो सैन्य मदद करना चाहते हैं हथियारों से, सामानों से, और उस तरह से जो प्रॉक्सी वॉर चलाना चाहते हैं, जिसमें वो कहते हैं मिलिशिया हैं जो लोग आ रहे हैं। पर बात यह है कि आप अपने देश के लिए इस तरह से पूरा का पूरा, क्योंकि आप कहते हैं कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, हम बात करने के लिए 1 to 1 तैयार हैं। जब 1 to 1 तैयार है तो आपका पूरा का पूरा एब्सोल्युटली फर्म होना चाहिए। फिर देखिए जिस तरह से आ रहा है, क्या रिपोर्टिंग भी आती है, रिपोर्टिंग मीडिया से, जो वेस्टर्न मीडिया से सुनियोजित है कि हम तो लास्ट मिनट, लास्ट राउंड तक दौड़ेंगे, हम कभी छोड़ेंगे नहीं। ये चीजें क्या है, इसमें भड़का रही हैं। और ये जो मीडिया वॉर्स हैं, जिसमें साइबर वॉर है, जिसमें परसेप्शंस वॉर हैं, ये वॉर अननेसेसरी चीजों को और कॉम्प्लिकेट करते हैं, और हम उसको देख रहे हैं। जो नॉन कॉन्टैक्ट वॉर, देखिए अभी तक नॉन कॉन्टैक्ट वॉर है रशिया की तरफ से। नॉन कॉन्टैक्ट वॉर होता क्या है, ये नहीं, केवल वो अपने ट्रुप को कभी भी, क्योंकि बहुत छोटी फौज लेकर आए हैं, कभी भी वो डायरेक्ट। मेजर जनरल के सिन्हा, माय सिंसियर अपॉलॉजीज, बहुत बड़ी खबर आ गई है, वॉर जोन सायरन बज चुका है। यूक्रेन से आई डराने वाली बहुत बड़ी खबर, 15 लाख यूक्रेनी बच्चों के बिकने का खतरा, यूक्रेनी बच्चों के बिकने का खतरा बताया है यूनिसेफ ने। रिफ्यूजी कैंप के बच्चों पर मानव तस्करों की निगाह है, बच्चों की खरीद फरोख्त शुरू हो सकती है, यूनिसेफ ने इस तरह से डर जताया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, रिफ्यूजी कैंप के बच्चों पर मानव तस्करों की निगाह है। टीम पीसीआर, जितने भी ग्राफिकल इनपुट हैं एक साथ स्क्रीन पर उतारें आप। मेजर जनरल जेकेएस परिहार, अब सवाल बहुत बड़ा है। यूनिसेफ ने यह कह दिया है कि बच्चों की खरीद फरोख्त शुरू हो सकती है, और रशियन सेना ने मारियोपोल से 4500 लोगों का अपहरण कर लिया है। यह यूक्रेनी मीडिया दावा कर रहा है। यूक्रेनियंस को बंधुआ मजदूर बनाया जा रहा है, यह भी यूक्रेन का दावा है। उनके पासपोर्ट जब्त कर दिए गए हैं, उनके पासपोर्ट छीन लिए गए हैं। क्या आपको लगता नहीं कि यह युद्ध के सिद्धांतों के विपरीत है? वो लोग कहां हैं, वो लोग कहां हैं जो मानवाधिकार की बातें करते थे? कहां है यूनाइटेड नेशंस, कहां है यूनिसेफ से बयान जारी कर रहा है? कहां हैं ये लोग, पीस कीपिंग वाले लोग कहां हैं? मेजर जनरल जेकेएस परिहार, देखिए, जो खबरें फैलाई जाती हैं, जैसे जनरल सिन्हा साहब ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूं कि इनकी कोई ऑथेंटिसिटी होती नहीं। भय बताया है, भय तो जहां भी कहीं विस्थापन होगा, माइग्रेशन होते हैं, तो उसमें कुछ तरह के जो एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं उनकी एंट्री होना चाहिए। हमारे कुंभ के मेले में भी होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये रशिया वाले जो है वो जानबूझ के उनको घुसा के और उनके बच्चों की तस्करी करेंगे या कोई दूसरे करेंगे। ये पॉसिबिलिटीज दुर्घटनाओं। सर, एक बार के लिए यूक्रेन कुछ कहे तो मान भी सकते हैं मेजर जनरल, एक बार के लिए अमेरिका कुछ कहे तो मान भी सकते हैं, ब्रिटेन कुछ कहे तो मान भी सकते हैं, लेकिन अगर यूएनओ कह रहा है, अगर यूनिसेफ ये बात कह रहा है, तब तो फिर ऑथेंटिसिटी तो हो जाती है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। यूनिसेफ में आज की डेट में मुझे संयुक्त राष्ट्र संघ और उसकी संस्थाओं की ऑथेंटिसिटी और क्रेडिटेबिलिटी पे कतई विश्वास नहीं। वो पूरी तरह से जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड के उसमें वो एंगेज रहे, और क्या वो कर रहे हैं, अगर उनकी कोई एक्टिविटी उनको करना होती तो आप बताइए, इंटरनेशनल रेड क्रॉस अभी तक एंगेज क्यों नहीं हुई? पीस कीपिंग मिशन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के देने के क्यों नहीं शुरू हुए? करेक्ट, ये सिर्फ एकदम ठीक बात। यूएनजीसी ये सारे लिप सर्विस कर रहे हैं।
माहौल बना रहे हैं, मगर इनकी तरफ से कोई एक्टिविटीज नहीं है जैसे पहले सेकेंड वर्ल्ड वार में हुई, उसके बाद में इंडो चाइना वार, पाकिस्तान, सब कहीं भी कोई भी एक्शंस होती थी तो ये संस्थाएं आके देखती थी कि मानव अधिकारों का हनन ना हो और बच्चों का, सिविलियंस का, वुंडेड सोल्जर्स का सबकी देखभाल होती थी। ये सारी संस्थाएं आज कहाँ चली गई हैं, कोई नजर नहीं आ रहा है। ये एक बहुत बड़ा गेम प्लान है और मैं जनरल सिन्हा की बात से बिल्कुल इतबार करता हूं कि ये इसको आप आग में जो है वो घी डाल रहे हैं, इसको लंबा खींचना चाहते हैं। हाँ, मेजर जनरल के सिन्हा ने इससे पहले भी मेरे साथ डिबेट में यही बात कही है। मेजर जनरल के सिन्हा का ये कहना था कि भाई ये हाइब्रिड वॉर है, ये साइबर वॉर भी है, ये एजेंडा और प्रोपेगेंडा वॉर भी होता है जहां पर खबरों को प्लांट किया जाता है। यूक्रेनी मीडिया अपनी खबरें प्लांट कर रहा है, पश्चिमी मीडिया अपनी खबरें प्लांट कर रहा है, अमेरिकन मीडिया अपने तरीके से बता दिखा रहा है और रशियन मीडिया भी लगभग यही करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कर्नल शिवदान, एक फौजी की नजर से आप कैसे देखते हैं 25 दिन के बाद कीव पर कब्जा नहीं, खार्किव पर कब्जा नहीं, मारियुपोल पर कब्जा नहीं, सुपरसोनिक मिसाइल तक भी दाग दी और कहा यह जा रहा है कि फास्फोरस बम तक का भी इस्तेमाल कर लिया गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि टैक्टिकली पोजीशनिंग लेकर के पुतिन ने यह कह दिया हो कि नहीं, अभी प्रेशर बनाने का और मौका है, जितना भी हो सके प्रेशर बनाइए, भले ही पूरी दुनिया यह कहती नजर आए कि पुतिन की सेना ने अभी तक जंग जीती क्यों नहीं। देखिए, येलेंस्की जो कर रहे हैं कि जुनूनी उसमें आकर के कि मुझे आखिरी बुलेट और आखिरी आदमी तक युद्ध लड़ना है, एक प्रकार से अपने देश को टोटल बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। उन्होंने अपने 2/3 देश को तो ऑलरेडी बर्बाद कर दिया है इस युद्ध में झोंक करके। ठीक है, ये युद्ध यूक्रेन ऑलरेडी हार चुका है। बर्बाद जेलेंस्की ने किया, सिर्फ जेलेंस्की ने किया या पुतिन ने भी बर्बाद किया है? क्योंकि रशिया से खबरें ऐसी आ रही हैं कि वहां पर फूड प्रोडक्ट्स जो हैं 45% महंगे हो गए हैं, वहां खाने पीने की चीजें 45% महंगी हो गई हैं, आम जरूरत की चीजें 66% महंगी हो गई हैं, पानी तक जो है वो भी लगभग 56% महंगा हो गया है। तो बर्बाद सिर्फ यूक्रेन में जेलेंस्की ने किया या रशिया में पुतिन ने भी किया? कर्नल शिवदान, देखिए ऐसा है, जब उनको सीमाओं पर युद्ध हार चुके हैं यूक्रेन, तो उन्हें अनकंडीशनल सरेंडर करके पीस टेबल पे जाकर के उनको नेगोशिएट करना चाहिए था कि क्या हमारी शर्तें हैं, उनके क्या मान रहे हैं। ऑलरेडी 5 में से 4 शर्तें यूक्रेन मान चुका है। ठीक है, केवल एक शर्त बाकी है कि क्रीमिया। कर्नल शिवदान वॉर जोन सायरन फिर से बज गया है। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर बहुत बड़ी खबर आ गई। पुतिन को सताने लगा है हत्या का डर, ये वेस्टर्न मीडिया ने कहा है। रूस के राष्ट्रपति ने 1000 पर्सनल स्टाफ को हटा दिया, जहर देने के खौफ के चलते 1000 पर्सनल स्टाफ हटे, बॉडीगार्ड, कुक, कपड़े धोने वाले भी हटाए गए हैं। मेजर जनरल के सिन्हा, पिछली 2 डिबेट में आपने यही एक सबसे बड़ा डर जाहिर किया है कि इस तरह की खबरें प्लांट की जा रही हैं वेस्टर्न मीडिया की तरफ से। वेस्टर्न मीडिया ये कह रहा है कि पुतिन को है जहर का डर, पुतिन को है मारे जाने का डर, यही वजह है कि पर्सनल स्टाफ हटा दिया, पुतिन ने अपने परिवार को बंकर में छिपा दिया, पुतिन को है कैंसर। इस तरह की खबरें अभी युद्ध के माहौल में और भी ज्यादा चीजें कितनी बिगाड़ती हैं? देखिए, युद्ध के माहौल में जो डिटरमिन्ड एनिमी है उसको इन चीजों से काफी फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। पर जब आप परसेप्शन वॉर की बात करते हैं तो ये परसेप्शन वॉर आप अपने माइंड गेम्स में खेलना चाहते हैं। जो लोग हैं, जो उनके डायस्पोरा हो या उनके वहां के लोग हैं, उनके साथ खेलना चाहते हैं कि पुतिन को आप पूरा डिक्लेयर कर दीजिए। वॉर क्रिमिनल कह रहे हैं ओपन, ये तो कोई ऐसा नहीं कि कोई संस्था ने बता दिया कि वॉर क्रिमिनल है, ICJW ने बताया, ICC ने अभी तक नहीं बताया। इवन बता दिया तो उससे क्या फर्क पड़ता है? पड़ता यह है कि आज के दिन में आप देखिए किस मामले पे है लड़ाई, कि नाटो का एक छोटी सी बात है ना, कि नाटो का विस्तार, कोई सब्सटेंस तो है नहीं इसमें कि आपके देश को हम लूटने आए। वो तो कहते ही नहीं हम कब्जा करने आए नहीं है। आप हमारी बात क्यों नहीं मानते? क्योंकि हमारे सुरक्षा का डर है। यदि मान लीजिए कल पाकिस्तान यही करे, हमारे सारे चीज ले आए, चाइना का ले आए, अमेरिका का ले आए और आपको थ्रेटन करे, आप क्या करेंगे? आप तो ये नहीं कह रहे हैं कि हम कब्जा करेंगे, आपको पकड़ लेंगे, आपको तोड़ लेंगे। हम तो ये कहते हैं कि देखिए आप ये मान जाइए नाटो में ना आए। 600 साल का इतिहास है, उनके साथ का है। 26 साल के अंदर ऐसा क्या हो गया, और खास करके 5-6 सालों में, कि आप ऐसी इस तरह से अपने लोगों को मरवा रहे हैं। देखिए वहां के इथनिक जो है वो एक है, इथनिसिटी, दोनों की इथनिसिटी एक है, और बहुत रशियंस रहते हैं भाई भाई में। जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान को लोग लड़वाते रहे हैं आज तक, आपको तो एक बंटवारा कर दिया। बंटवारा किसने किया?
यही यूके था ना जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के 2 साल बाद Correct. पूरी परिस्थितियां थी और आपको 2 भागों में किस लिए बांटा? उनको इसलिए बांटा, उनको 3 भागों में बांटा। आप जो बांग्लादेश भी देखते हैं, और किस लिए बांटा इसलिए कि उनको यह डर था कि कहीं इतना इंडिया इतना पावरफुल जो आज हो रहा है, ये आज से करीब 25, 30, 40 साल पहले हो जाता। तो उनको यह डर था, तो उन्होंने बांट दिया और उन्हीं को लड़वाते हैं। तो ये जो वेस्टर्न जो एक नैरेटिव पैदा करते हैं, भाई भाई को लड़वाते हैं, और क्या हो गया आज तो पूरा कह रहे हैं ना कि पुतिन 26 साल का इतिहास है केवल उनके साथ का, जब उन्होंने वहां से अलग हुए, मगर नैरेटिव ऐसा पैदा कर दिया कि नहीं हम तो आना ही नहीं चाहते हमारे को। और आप बता रहे तस्करी, चाइना के लोग तस्कर वहां सबसे ज्यादा मैन जो होती है वहां के चाइना के लोग। मेजर जनरल के सिन्हा की स्केपगोट बना दिया गया, जेलेंस्की स्केपगोट बन भी गए। 26 साल से जेलेंस्की के युग से पहले तो यूक्रेन में इस तरह की मुखालफत या विद्रोह तो दर्ज नहीं किया गया, या नेटो को लेकर के ऐसी दीवानगी जेलेंस्की से पहले तो थी नहीं। तो एकाएक फिर ये दीवानगी पैदा करने वाले नेटो मुल्क या फिर जो अमेरिकन हैं या फिर अमेरिका के जितने बड़े बड़े लोग हैं, खासतौर से जो बाइडेन, अगर स्केपगोट बनाया है तो क्या आने वाले वक्त में फिर इसका भी भुगतान करना पड़ेगा? मैं अब नूपुर तिवारी को बीच में लेकर के आ रहा हूं। अजय वर्मा जी भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। नूपुर तिवारी जी, जेलेंस्की कहते हैं पुतिन बातचीत करें। हाँ नूपुर जी मेरा सवाल सुन लें आप। नूपुर जी मेरा सवाल सुन लें आप। मेरा सवाल यह है कि जेलेंस्की कहते हैं कि बातचीत की टेबल पर आने के लिए मैं तैयार हूं। जेलेंस्की कहते हैं कि नेटो की जिद छोड़ने के लिए मैं तैयार हूं। जेलेंस्की कहते हैं कि क्रीमिया पर प्रभुत्व आधिपत्य भी मानने के लिए मैं तैयार हूं। जेलेंस्की कहते हैं डोनेट्स्क लुहांस्क पर भी मानने के लिए तैयार हूं। जेलेंस्की कहते हैं कि इजराइल में बैठ करके बातचीत करने के लिए भी तैयार हूं। लेकिन पुतिन कहते हैं कि नहीं, अभी बातचीत नहीं होगी। तुर्की के प्रेसिडेंट रिसेप तैयब अर्दोआन कहते हैं अभी बातचीत की टेबल पर पुतिन नहीं आएंगे। तो अब सवाल यह पैदा होता है, डायलॉग्स कैसे होंगे, डिप्लोमेसी कैसे काम करेगी? फिर तो युद्ध चलता ही रहेगा मैम। एक्चुअली जैसे आपको सब मेरे फेलो पैनलिस्ट मेजर के सिन्हा, मेजर जनरल जेके परिहार जी जैसे बोला है, ये एक छोटे से चीज को लेके युद्ध शुरू हुए थे जिसको हम अवॉइड कर सकते थे। कौन चाहते हैं युद्ध होना? जिस देश में मैं हूँ, जापान में हूँ, जापान पूरी तरह यूक्रेन के साथ है। जापान हर चीज, बच्चा पुतिन से हेट करने लगे हैं। एक्चुअली दिस इज ट्रू। हर कोई चाहता है कि हर कोई अपना सिंपैथी दिखा रहा है यूक्रेन के साथ। और मेरा जो देश है, मेरा भारत, हम लोग अपने लॉजिक दे रहे हैं कि क्यों हम लोग किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो पुतिन कर रहा है वो मुझे लगता है एज ए पर्सन डेफिनेटली मैं बोलूंगी कि उनको अभी एक्चुअली इस युद्ध से कोई भी किसी का भी कुछ भला नहीं होने वाला है, क्योंकि आपने अभी बोला कि यूनिसेफ ने बोला है कि इतने लाख बच्चों का तस्करी होने वाले हैं। यूनिसेफ जो बोलते हैं, जैसे मेरे पैनलिस्ट ने बोला है, नहीं वी कैन नॉट ट्रस्ट एवरीथिंग। डेफिनेटली तो वेस्टर्न मीडिया अपना स्टोरी बना रहे हैं और रशियन मीडिया अपना स्टोरी बना है, यूक्रेन अपना स्टोरी बना रहे हैं। तो मीडिया जो बोल रहे हैं हम नहीं, वी कैन नॉट जस्ट ट्रस्ट देम, डेफिनेटली वी कैन नॉट ट्रस्ट देम। बट द थिंग इज हियर, अगर जेलेंस्की चाहते हैं कि बैठना चाहते हैं तो धीरे धीरे हमें उनको, पुतिन को डेफिनेटली वी हैव टू कन्विंस हिम कि ये खत्म हो जाए, क्योंकि यहाँ से अगर युद्ध छोटे से शुरू होता है लेकिन ये हर जगह फैल सकता है। और जैसे आपको पता है कि पीएम, जापानीज पीएम किशिदा, मिस्टर किशिदा इज इन इंडिया राइट नाउ। आप ये कह रही हैं कि युद्ध छोटे से शुरू होता है लेकिन इसका कैनवास बड़ा हो जाता है। आपका डर क्या है? हाँ, एप्रीहेंड क्या कर रही हैं आप? बड़ा कैनवास क्या होगा? कोई भी हर कोई देश उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा कुछ किसी तरह से। जैसे वेस्टर्न हर कोई मतलब कौन? जैसे यूएस होता है अभी, जैसे आपको पता है कि लेकिन मैं कैसे मान लूं कि यूएस इन्वॉल्व हो जाएगा? क्योंकि मेजर जनरल के सिन्हा ने अभी ये कहा है कि स्केपगोट बना लेना बड़ा इजी होता है, यानी बलि का बकरा बनाने के लिए अभी तो जो बाइडेन बैठे हुए हैं। जो बाइडेन कहते हैं कि पुतिन जो है हत्यारे हैं, जो बाइडेन कहते हैं पुतिन ठग हैं, जो बाइडेन कहते हैं कि पुतिन वॉर क्रिमिनल हैं,
लेकिन जो बाइडेन गरज तो रहे हैं लेकिन बरसने के लिए आगे नहीं आ रहे। अजय वर्मा जी, नुपुर तिवारी इस तरह की आशंका जता रही हैं। नुपुर, एक मिनट रुक जाइए। अजय वर्मा जी, नुपुर तिवारी इस तरह की आशंका जता रही हैं कि आगे आने वाले दिनों में जंग का कैनवास बड़ा हो जाएगा, वर्ल्ड वॉर तक हो सकता है, यानी एक गुट जो है रशिया के साथ में चला जाएगा, एक यूक्रेन के साथ चला जाएगा, अमेरिका भी बोलेगा, ब्रिटेन बोलेगा, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह के देश भी सामने आ जाएंगे। क्या ऐसा हो सकता है अजय जी? जी, मैं तो रशीद जो हमेशा यही कहता रहूं ना कि वर्ल्ड वॉर की तरफ हम नहीं जा रहे हैं। ये एक पोस्चरिंग है पुतिन का जो शुरू से था। एग्रेसिव है पुतिन, इसमें कोई दो मत नहीं है। और फैक्ट भी है कि आप कैसे किसी भी नेशन को, वेस्टर्न पर्टिकुलरली वेस्टर्न ब्लॉक को अपना बफर बनाने के लिए यूक्रेन, रोमानिया, इन जगहों पे आप उनके डिपोज हैं, आर्म डिपोज वो खड़े कर चुके हैं। उनका इंटरेस्ट रशिया से ज्यादा मुझे जो लगता है वो यूक्रेन के ऊर्जा पे है। लिथियम ऑक्साइड 5 लाख टन्स है रिजर्व्स यूक्रेन के पास। वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व। कि आप ये कह रहे हैं अजय वर्मा जी कि पुतिन की नजर जो है यूक्रेन के रिसोर्सेस पर है, लेकिन पुतिन ये कहते हैं की नजर नहीं है रिसोर्सेस पे, वेस्ट की नजर है। अच्छा, यूएस की नजर है लिथियम पे। ठीक है, तो बस एक सेकंड रुकिएगा बस। वॉरजोन ब्रेकिंग आ गई है। पुतिन की सनक से भुखमरी का शिकार हो गया रशिया। ये वेस्टर्न मीडिया की एक और खबर आ रही है। रशिया में फूड प्रोडक्ट्स की कीमत 45% तक बढ़ गई। रशिया के हर शहर में एटीएम पर लंबी कतार लग गई है। 3500 का सामान अब 5100 में बिकने लगा है। रशिया छोड़ने वाली कंपनियों की तादाद बढ़कर 59 हो गई है। रशिया पर बैन यानी सैंक्शन एक के बाद एक लगते चले जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है। अजय जी, यहीं से अपनी बात आगे बढ़ाएं आप। था कि पुतिन की नजर लिथियम पे उतनी नहीं होगी जितनी वेस्ट की है। अच्छा। इलेक्ट्रिक कार्स जो आज की तारीख में मार्केट में है, उनके लिए लिथियम ऑक्साइड बेस्ड बैटरीज की जरूरत पड़ती है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिजर्व यूक्रेन है। ऊर्जा, इवन क्रूड ऑयल के लिए लोगों की नजर है। व्हीट, आज क्या हो रहा है अफ्रीका में, देखिए आप, आज क्या हो रहा है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में। व्हीट प्रोडक्शन मैक्सिमम 50% ऑफ द व्हीट प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम यूक्रेन एंड रशिया। आप क्या स्थिति बनाने जा रहे हैं? आप लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि आपकी बात माने। आप मजबूर कर रहे हैं और पुतिन के पास ऑप्शंस नहीं है। मैं शुरू से कहता रहा हूं, कैसे कोई भी कंट्री अपने बगल के जगह पे, अपने बगल में किसी राइवल को एक बफर जोन बनाने की कोशिश करने देगा। जैसा जनरल साहब ने कहा, स्केप गोट, मैंने पहले भी कहा था कि जेलेंस्की इज नथिंग बट अ स्केयर क्रो की तरह खड़ा किया गया है। एक मिनट रुकिएगा, पुतिन भागो, इनके पास बहुत कुछ है, हम साथ हैं। अजय जी, एक सेकंड। मेजर जनरल जेकेएस परिहार, अभी इंडिया न्यूज ने एक ब्रेकिंग चलाई। हालांकि वेस्टर्न मीडिया की यह खबर है, कहा यह जा रहा है कि भुखमरी के कगार पर रशिया की एक बड़ी आबादी आ गई है। युद्ध की वजह से वहां पर महंगाई बहुत बढ़ गई है। फूड प्रोडक्ट्स 45% ज्यादा हो गए हैं। $630 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार जो है फ्रीज कर दिया गया। अलग अलग सैंक्शंस के बाद रशिया पर $150 अरब का कर्ज है। इकोनॉमी 7% तक सिकुड़ सकती है। क्या अभी भी पुतिन जंग को लंबा खींचेंगे? ये जब भी कोई लड़ाई होती है तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स गिरते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, महंगाई जरूर बढ़ेगी, पर रहा सवाल इसका कि भुखमरी आना, रशिया जैसी कंट्री और जैसा उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है और फंक्शनिंग है, उसमें इस तरह की बातें होंगी नहीं। मैं रशिया कई बार जा चुका हूं। मैं उनकी जो मैकेनिज्म, यानी वेस्टर्न मीडिया की प्लांटेड खबर है, आप यही कहना चाहते हैं? वहाँ बिल्कुल रशिया में फूड प्रोटेक्शन, फूड एंड इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल टेलीफोन्स, पेट्रोल, ये सारी चीजें वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो उनके कंट्री के लोगों को हाईली सब्सिडाइज उसमें देती है, प्रोटेक्ट करती है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि वहाँ पे भुखमरी जैसी कोई समस्या आएगी। महंगाई जरूर बढ़ेगी। मेजर जनरल के सिन्हा, अब एक सवाल, एक खबर और भी आई हुई है कि अमेरिका ने शी जिनपिंग से ये कह दिया है कि अगर रशिया का साथ देने के लिए आगे आए तो फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। आपको लगता है कि आज की तारीख में जो बाइडेन जितने कमजोर हो गए हैं कि उनकी धमकी नहीं कहूंगा, गीदड़ भपकी क्या चीन पर कोई असर डालेगी? आपने बड़ा एप्रोप्रिएट वर्ड यूज किया, गीदड़ भपकी। देखिए, गीदड़ भपकी कौन देता है? जब आपके पास कुछ करने के लिए नहीं है तो गीदड़ भपकी देते हैं। उन्होंने भारत को कहा, भारत का और हम तेल का निर्यात और गैस का निर्यात में बढ़ा रहे हैं। हमें 35% हमें सस्ता मिल रहा है और उन्होंने कह दिया कि भारत कर सकता है
पहले तो वो धमकी देते थे, S-400 ले लो, हम सैंक्शन लगा देंगे, काटसा लगा देंगे, आपके ऊपर रोक देंगे। उन्होंने ईरान से हमारी तेल की निर्यात कम करवाई थी। मगर आज के दिन में जो स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट अभी चेंज हो रही है, जो वर्ल्ड ऑर्डर में एक है, सबको अपने पैरों में खड़ा करने का। ये देखिए पुतिन जो हैं, लोग कहें उन्होंने वॉर क्रिमिनल, उन्होंने बहुत बड़ा काम इस वर्ल्ड ऑर्डर में लाया है कि आप रूल बेस्ड रहेंगे। आपने कह दिया कि वहां भुखमरी हो रही है। आपको पता होना चाहिए, जब से पुतिन आए हैं 2004 से लेकर के आज तक सेल्फ सफिशिएंसी है, वो पूरे यूरोप को खाना खिलाना है। वो और यूक्रेन मिलकर के पूरे, जैसे हमारे बता रहे थे जो को पैनलिस्ट जैसा आप थे, वो भी बता रहे थे कि उनके पास इतना भंडारण हो चुका है, उनकी अनाज की उत्पादन इतना, वीट, शुगर, देखिए जो हमारा सनफ्लावर ऑयल आता है, सब यूक्रेन से आता है, और इन जगहों से यूक्रेन और रशिया से आता है। रशिया आज के लिए जिस तरह से भारत ग्रीन रेवोल्यूशन लाया था, हमें भी पीरियड 480 का समय याद है, जब आपको कहते थे कि जो जानवर खाते हैं वो खाइए। तो ये कैपिटलिज्म का टोटल का चेहरा बदल जाएगा। आप ऐसे नहीं कर सकते। चाइना को कह रहे हैं ना, चाइना को कौन, अमेरिका कहता है, वो उनसे गिड़गिड़ा रहे हैं कि आप ज्वाइन ना करें, वो भारत से गिड़गिड़ा रहे हैं, हम किसी को ज्वाइन नहीं कर रहे। ये स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का समय आ गया है और रशिया एग्जैक्टली अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को ये कर रहा है। आप हमारे घर में घुस नहीं कर सकते। सर, मेजर जनरल के सिन्हा, एक और बहुत बड़ी खबर आ गई है रशिया यूक्रेन जंग के बीच। ब्रिटेन ने बहुत बड़ा दावा कर दिया। ब्रिटेन ने कहा कि रशिया बद से बदतर हिंसा करेगा। ब्रिटेन के विदेश सचिव लिज ट्रूस, इन्होंने बड़ा बयान दिया है। ब्रिटेन के विदेश सचिव कहते हैं कि रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा दिया है और हिंसा को बढ़ावा देते देते बद से बदतर स्थिति में यूक्रेन को लेकर के जाएगा। लेकिन सवाल यही पैदा होता है, ये बद से बदतर स्थिति नुपुर तिवारी क्या होगी? Please repeat your question one more time. I couldn't hear it. ब्रिटेन के विदेश सचिव ने यह दावा किया है, फॉरेन सेक्रेटरी ब्रिटेन के, उन्होंने यह दावा किया है कि रशिया यूक्रेन में बद से बदतर हिंसा यानी कि वायलेंस करेगा। अब ये लिमिट, ये एक्सटेंड कहां तक, ये एक्सटेंशन कहां तक जाएगा, मैं यही जानना चाहता हूं आपसे। This is not going to extend. जो पुतिन कर रहा है, definitely he is not going to stop here because he is very determined. जैसे हमारे fellow panelists बोल रहे हैं, he is very determined और उनको पता है कि वो क्या चाहते हैं। तो जैसे वेस्टर्न मीडिया फैला रहे हैं और वेस्ट जैसे चाहते हैं कि पूरे दुनिया पुतिन के अगेंस्ट हो जाए और वो लोग जो चाहते हैं कि उनको यूक्रेन को पूरा वेस्ट का, मैं आपकी बात से भी सहमत हूं। मैं मेजर जनरल JKS परिहार, मेजर जनरल KK सिन्हा की भी बात से सहमत हूं। लेकिन सवाल एक ही पैदा होता है ना कर्नल शिवदान, फिर सवाल यह पैदा होता है कि युद्ध 25 दिन क्यों खींचा? युद्ध 25 दिन कैसे खींचा? युद्ध 25 दिन खींचने के पीछे भी क्या कोई टैक्टिक है क्या? मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगी। कर्नल शिवदान, मैम सिर्फ एक मिनट। कर्नल शिवदान बोलिए। कर्नल शिवदान, यही है कि नेटो देश, अमेरिका इत्यादि देशों ने जो इसको गुमा में रखा यूक्रेन को कि हम तुम्हारी सहायता करेंगे, तुम आगे खड़े होकर युद्ध करो, इसमें एक प्रकार का शक्ति प्रदर्शन हुआ है। वेस्टर्न कंट्रीज ने, अमेरिका ने मिलकर के रूस को यह सबक सिखाने की कोशिश की है कि तुम्हारी शक्ति हमारे सामने कुछ नहीं है। ठीक है, मगर इस शक्ति प्रदर्शन में यूक्रेन को उन्होंने अकेला छोड़ दिया। ठीक है, केवल रिसोर्स देने से युद्ध नहीं लड़ा जाता है, युद्ध सीमा पर सैनिक लड़ते हैं। और एक और बता देता हूं, जिस तरह के हथियारों का वादा किया जा रहा है कि इतने हथियार वो दे रहा है, इतना सामान, क्या इस कंडीशन में ये सहायता फौरन पहुंच जाएगी यूक्रेन के अंदर जब चारों तरफ से उसे घेरा हुआ रशिया ने और उनके सीपोर्ट तक कब्जा किया हुआ है? अब आगे सवाल होगा मेरा, आप जितने भी गेस्ट हैं आप सभी से मैं सवाल करूंगा टाइमिंग का। टाइमिंग, पुतिन बातचीत की टेबल पर कब आएंगे? टाइमिंग, ज़ेलेंस्की और पुतिन क्या कभी आमने सामने आएंगे बातचीत करने के लिए या नहीं? टाइमिंग, अमेरिका की क्या होगी? टाइमिंग, बाकी मुल्कों की क्या होगी? यूक्रेन जंग के 25 दिन बाद भी यही कहने में लगा है कि रशिया के 14,000 सैनिक मारे गए हैं, 86 प्लेन हमने ध्वस्त कर दिए, 108 हेलीकॉप्टर हमने मार गिराए, 864 गाड़ियां हमने बर्बाद कर दी, 444 टैंक हमने उनका सर्वनाश कर दिया है। ये यूक्रेन का कहना है। लेकिन मैं फिर से ये कहूंगा, यूक्रेनी मीडिया और वेस्टर्न मीडिया प्रोपेगेंडा के तहत कई खबरें प्रोजेक्ट करते हैं और प्लान करते हैं। इस बीच एक और आ गई है बिग ब्रेकिंग। साउथ में यूक्रेनी सेनाओं ने रोका तो पूरब की तरफ से बढ़ने लगा रशिया।
न्यूयॉर्क टाइम्स की यह रिपोर्ट है जिसमें बड़ा दावा किया गया है यूक्रेनी सेनाओं ने रशिया को खार्किव में रोक दिया है। रूसी सेना की सप्लाई चेन बिखर गई है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कहती है। रूसी सेना पश्चिमी यूक्रेन के डॉनबास इलाके से मूव हो गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट अभी जो आ रही है उसके मुताबिक ये खबरें छन छन करके आ रही हैं। अजय वर्मा जी, थोड़ी देर पहले मैं जिस अपने सवाल को जहां छोड़ करके गया था, बातचीत की टेबल पर पुतिन कब आएंगे? बातचीत की टेबल पर पुतिन कैसे आएंगे, किसके साथ आएंगे? देखिए, बातचीत के टेबल पे पुतिन तभी आएंगे जब वेस्ट थोड़ा सा नॉर्मलाइज होगा। आप सैंक्शंस लगाकर प्रोवोक कर रहे हैं, प्रोवोकेशन बंद कर दो। आप ग्लोबल ऑर्डर को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, ट्राइंग टू फोर्स द कंट्रीज टू बी विथ यू। रोक दो। पुतिन और यूक्रेन की बात आप करें, ज़ेलेंस्की नेगोशिएशंस के टेबल पे आते क्यों नहीं? सिर्फ बयान देते हैं, कहते हैं कि मैं सारे जिनके जितने डिमांड्स थे मैं सब मानता हूं, पर साथ में यह भी कहते हैं कि लेट मॉस्को लिसन टू मी एंड रियलाइज दैट वी आर द लास्ट चांस टू चेक द डैमेजेस डन बाय देयर ओन मिस्टेक्स। देयर मतलब रशियंस मिस्टेक्स। भैया तुम प्रोवोक क्यों कर रहे हो? 25 दिन के लड़ाई में तुमने रिटेलिएट किया, मान लिया वेस्टर्न मीडिया को कि आपने बहुत स्ट्रांगली रशियन फोर्सेस को चेक किया, रोक दिया। तो अजय जी, जो बात आप कह रहे हैं उसे मैं मेजर जनरल के सिन्हा के पास में लेकर के चलता हूं। मेजर जनरल के सिन्हा, तो क्या ये कहा जाए कि अगर वेस्टर्न कंट्रीज ने, नेटो ने, अमेरिका ने अगर पुतिन को प्रोवोक ना किया होता तो आज जंग का सूरत हाल कुछ और हो सकता था? क्या ऐसा भी कह सकते हैं क्या? बहुत सही बोल रहे हैं। देखिए, पुतिन की बातचीत 8 महीने से चल रही है, ये ना जून में, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उनको टेबल पे आने, बाइडेन से बात करने से पहले बाइडेन ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया था कि पुतिन इज अ किलर। उन्होंने कहा वो एक किलर है। बट उसके बाद भी पुतिन का ये देखिए, वो आकर के बातचीत किए, 8 महीने से बातचीत हुई, बाइडेन और पुतिन की आमने सामने बातचीत हुई। ये दौर चलता रहा, ये दौर चला है आपके पूरे 8 महीने। तो 8 महीने के अंदर में पुतिन बार बार ये कहते रहे कि आप एक ही मेरा है, कि आप जो कहते हैं मुंह से कि हम नहीं ईस्टवर्ड करेंगे, लिख के दे, बस एक ही डिमांड था ना उनका कोई डिमांड नहीं था। क्रीमिया भी डिमांड नहीं था, डीपीआर भी डिमांड नहीं था, एलपीआर भी डिमांड नहीं था। उस समय उन्होंने एक डिमांड किया था कि आप लिख करके हमें रिटन गारंटी चाहिए। इसमें कौन सी बड़ी बात है जब वो कहते, और सब एश्योरेंस देते रहे कि हम नहीं जाएंगे, और एश्योरेंस आज से नहीं, 1999 से चल रहा है एश्योरेंस कि हम 1 इंच इधर नहीं जाएंगे, पर लिख के नहीं देंगे, लिख वही करेंगे जो हमें करना है। तो आप आज भी वही कर रहे हैं, आप पैतरे भाग रहे हैं, यहां जा रहे हैं। अब आप उसके बाद 15 देश, आप उस 15 देश यदि गिराने, पोलैंड, हंगरी, यदि आप छोड़ दीजिए 1999 में आए थे, उसके बाद 2014 में 7 देश ले लिया, 2009 में और इंक्लूड कर लिया 2 देश, 2017 में 1 ले आए, 20 में अब और कहते हैं 21-22 में कहते हैं 6 और लाएंगे, जिसके अंदर में अभी तो बात हो रही ना स्वीडन, फिनलैंड, या वो आपका सर्बिया है, या बोस्निया हर्जेगोविना, आज वहां बोस्निया हर्जेगोविना से आ रहा है, जब अब जॉर्जिया यूक्रेन को जोड़ना चाहते हैं। तो ये इनलार्ज कौन कर रहा है? ये इनलार्ज वो कर रहा है जो कि आपके पास शक्ति नहीं, बातचीत से आप प्रॉक्सी करेंगे। तो हार्ड जब किसी का आपका रेजिस्टेंस मिला है, और पूरा विश्व में देखिए, हमारे पैनल में भी आप बैठे हैं, पहले लोग बात करते थे कि नहीं, पूरा आप मान के चलिए ये नैरेटिव को, जो ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चलाया है कि उसकी गलती है, ही इज ए वॉर क्रिमिनल, ये सारा का सारा चेंज हो जाएगा। जैसे अगर वेस्टर्न कंट्रीज ने, मेजर जनरल के सिन्हा जैसा कह रहा है मेजर जनरल जेकेएस परिहार, कि अगर वेस्टर्न कंट्रीज ने प्रोवोक करने का काम किया, अगर बार बार अमेरिका की तरफ से या नेटो की तरफ से प्रोवोक करने का काम हुआ, तो युद्ध अगर लंबा चला तो क्या होगा? कहीं 1990 का दशक तो नहीं हो जाएगा? कहीं चेचन्या तो नहीं हो जाएगा? कहीं चेचन्या की राजधानी ग्रोजनी पर कब्जा करने के बाद रशिया को जब यह लगने लगा कि उसे प्रोवोक किया जा रहा है, तो बाद में ब्रूटल हो गया, बहुत ही क्रूर संघर्ष चला था, कहीं ऐसा तो नहीं कि चेचन्या की राजधानी ग्रोजनी जैसा 1990 के दशक जैसा कुछ होने वाला है? कोशिश नाटो और अमेरिका यही करेगा कि युद्ध लंबा चले और रशिया को थकाए और उसके लीडरशिप की पूरे दुनिया में थू हो और उनकी इकोनॉमी डाउन हो। ये उनकी गेम प्लान है, मगर ऐसा होगा नहीं।
बिकॉज मुझे लगता है पुतिन के टारगेट बिल्कुल क्लियर है और उनका सारा फोकस अभी इस बात पे है कि ईस्टर्न यूक्रेन में जो इन्होंने इंडिपेंडेंट कंट्रीज जो डिक्लेयर किए हैं, रिकॉग्नाइज किए हैं, उनकी जोग्राफिक बाउंड्रीज को वो डिफाइन करके उनको सेटल करें और ब्लैक सी में वहां पर यूक्रेन को कंटेंट करने के लिए कुछ इलाके उसको भी वो ओडेसा, मारियोपोलो और जैसे पोर्ट हैं वो उसको डोमिनेंस करेंगे। उसके बाद में पुतिन जो है वो अपने शर्तों पे एग्री करेंगे। रहा सवाल समिट का कि जेलेंस्की और पुतिन की समिट हो, तो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ये समिट जो है खास करके वार वगैरह के बाद में या कोई कॉन्फ्लिक्ट के बाद में हमेशा फाइनल पंच होता है। उसके पहले इंटरनल डिप्लोमेसी में जो डायलॉग्स चल रहे हैं उसमें फाइनल एग्रीमेंट हो जाता है। ठीक है। वो एग्रीमेंट को अमेरिका जो है होने नहीं दे रहा है। अदरवाइज अगर अमेरिका चाहता तो ये चीज इस लेवल तक जाती नहीं। सिन्हा साहब जैसे बता रहे हैं 8 महीने से लगातार मेजर जनरल जेके परिहार, आप रुक जाएं। वॉर जोन की एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, बड़ी खबर है जो सीधे वॉर जोन से आ रही है। जंग के 25वें दिन यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने बड़ा दावा किया है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रशिया ने अब तक यूक्रेन पर 1403 एयर स्ट्राइक की है। यूक्रेन पर अब तक 459 मिसाइलें दागी जा चुकी हैं। ये यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है। पुतिन की सेना ने यूक्रेन पर हमले ज्यादा तेज कर दिए हैं। अब डोमिनेंस की बात हो रही थी। कर्नल शिरदाना, मुझे ये बताएं आप कि सुपरसोनिक मिसाइल तक का इस्तेमाल कर लिया गया है। आगे और कितने खतरनाक वेपन्स का इस्तेमाल किया जाना संभावित है रशिया की तरफ से? कर्नल शिरदान, क्लियर कर देना चाहता हूं, इस युद्ध में परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं होगा, मगर परमाणु हथियारों के अलावा जैसा वैक्यूम मिसाइल फायर की जा चुकी है, सुपरसोनिक मिसाइल फायर की जा चुकी है, उनके अलावा जितने भी हथियार हैं उनका सबका प्रयोग रूस करेगा, क्योंकि वो युद्ध को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहता है। और अब युद्ध बिल्टअप एरिया में पहुंच गया है। हमारे आर्मी में डिफेंस की आइडियोलॉजी से 2 तरह का युद्ध होता है, एक सीमाओं पर होता है, एक रेजिडेंशियल और बिल्टअप एरिया में होता है। बिल्टअप एरिया में युद्ध लंबा समय लेता है, क्योंकि वहां पर अटैकर भी और डिफेंडर भी ये कोशिश करता है कि रेजिडेंशियल एरियाज को। दिमाग वाले युद्ध कितने लोग लड़ रहे हैं कर्नल शिरदान? किसमें? मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी मौजूदा दौर में दिमाग वाला युद्ध कितने लोग लड़ रहे हैं? दिमाग वाला युद्ध, देखिए, रशिया ने अभी तक सॉफ्ट अप्रोच अपनाई है यूक्रेन के लिए। इसकी वजह से उसने अपना पूरा शक्ति इस्तेमाल नहीं की है, उसने पूरी सेना का इस्तेमाल नहीं किया है। वो क्योंकि जैसा कि लाखों लोग माइग्रेट कर गए, हजारों की तादाद में लोगों की मौत हो गई, शहर के शहर तबाह हो गए। क्या अभी भी ये सॉफ्ट अप्रोच है कर्नल शिरदान? क्या अभी भी ये सॉफ्ट अप्रोच है? देखिए, सॉफ्ट अप्रोच यानी आप यही कहना चाहते हैं, यानी आप यही कहना चाहते हैं कि अगर न्यूक्लियर अटैक कर देता तो हम कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो बहुत हार्ड अप्रोच है, जब तक न्यूक्लियर अटैक नहीं तब तक बड़ा सॉफ्ट अप्रोच, यही कहना चाहते हैं आप? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि रूस अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल इसमें करता युद्ध में, तो महाविनाश हो सकता था। जिस तरह का एटीट्यूड जेलेंस्की ने लिया हुआ है, वो अपना दिखाना चाहता है। ईश्वर न करे कि ऐसी नौबत भी आए। आप जो बात कर्नल शिरदान कह रहे हैं, मैं एक बार फिर से नूपुर के पास में चलता हूं। नूपुर, लेकिन इस पूरे 25 दिन में अगर सबसे बड़ा लूजर पूरी दुनिया किसी को देख रही है तो वो है जो बाइडेन, अमेरिकी राष्ट्रपति। क्या जो बाइडेन को सीखने की जरूरत है कि अगर सीधे युद्ध में ही उतरना है तो 1990 के दौर में जॉर्ज डब्ल्यू बुश से सीख लें, जब इराक को कुवैत से बाहर निकालने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सैन्य गठबंधन बनाया। नूपुर, 1995 में क्या बिल क्लिंटन से सीखने की जरूरत है? यूगोस्लाविया में मिलिट्री इंटरवेंशन किया। क्या 2011 में बराक ओबामा से सीखने की जरूरत है? लीबियाई गृह युद्ध में किस तरह से इंटरवीन किया जाता है? यानी अगर युद्ध लड़ना है तो लड़ना है, नहीं तो किसी को बलि का बकरा नहीं बनाना है। नुपुर, हाँ, तो मिस्टर बाइडेन किसी से सीखने वाले नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी वो सब स्टोरीज एवरीथिंग ही नोज, तो किसी से सीखने वाले नहीं है। वो जो कर रहा है वो करते रहेंगे, वो स्टॉप नहीं होने वाले। जैसे ये पहले सबके लिए क्वेश्चन था कि कब ये युद्ध खत्म होगा और ये लोग आमने सामने होंगे। हाँ, इसके बारे में मैं बोलना चाहती हूँ, डेफिनेटली पुतिन अगर स्टार्टेड दिस वॉर, वो खत्म होने वाला अभी नहीं है जब तक वो अपना फोकस वहां तक नहीं लाएंगे। चूंकि मैं अपने कंक्लूडिंग पार्ट में हूँ, एक बार अजय जी के पास भी एक क्विक रिमार्क के लिए मैं जरूर जाना चाहता हूं। अजय जी, 25 दिन में भारत का हित कितना प्रभावित हुआ? भारत अपनी जगह पे खड़ा हो गया है। भारत ने बता दिया कि उसे किसी भी ग्रुप की जरूरत नहीं है। इंडिया इज स्ट्रांग इनफ और वो स्टैंड ले रहा है। यूनेस्को में हो,
आपका जो नेशनल लेवल पे सैंक्शंस के बाद बातें आई थी, जब वोटिंग की बात आई थी, हमने एब्सटेन किया, और साथ में यह भी कहा कि शांति, डायलॉग, डिप्लोमेसी जरूरी है इस युद्ध को खत्म करने के लिए। ठीक है, हमने एक बैलेंस अप्रोच लिया है। हमने बहुत मेजर जनरल के सिन्हा, भारत की डिप्लोमेसी विदेश नीति की जितनी तारीफ की जाए कम, हमने एक बैलेंस अप्रोच लिया है, ये कहना है अजय वर्मा जी का। लेकिन सवाल यह है कि हम तटस्थ यानी न्यूट्रल कब तक रहेंगे? कौन कहता है कि हम तटस्थ हैं? हम एब्सोल्युटली एक्टिव हैं, प्रोएक्टिव हैं। और हम लोग अपना देखिए, ये आप बताइए ना, न्यूट्रलिटी की खड़े हो जाएं, झंडा लगाएं, फहराएं, इससे नहीं होता। आज के दिन में दोनों पार्टियां, और देखिए इसमें भारत का बहुत बड़ा योगदान होगा इस शांति को, व्यवस्था को बनाने के लिए। हाँ, उसमें समय लगेगा। इसके अनुसार जो मेरी रीडिंग है, जो उन्होंने किया है 3 वॉर गेम का जो प्लानिंग किया था, जो 24 दिन है, 28 दिन, 32 दिन, देखिए इन चीजों को आप ऐसे नहीं करते कि 7 दिन में जीत जाएंगे। जब आपका एम इतना बड़ा है और भारत का बहुत बड़ा योगदान, आप कहीं, हम कहीं न्यूट्रल नहीं है। ऐसा नहीं कि हम इधर भी है उधर भी है, हम लोग वही है जो सही है। और देखिए पूरे विश्व आज के दिन में सेम चीज कर रहा है। इजराइल सेम चीज कर रहा है, यूएई, सऊदी अरेबिया, चाइना, ये इंडिया को फॉलो कर रहा है। और आने वाले समय में आप देखिएगा, हमारी बहन बैठी है वहां जापान से, जापान में भी आज के दिन में हिरोशिमा नागासाकी भी भूल जाते हैं, इनकी गलती है। जापान के लोग भूल जाते हैं, उनको जरूरत नहीं थी वहां गिराने की। ठीक है, मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ रहने के लिए। मेजर जनरल रिटायर्ड जेके परिहार, कर्नल शिवदान, नूपुर तिवारी, अजय वर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरी डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए, अपना बेशकीमती समय हमारी टीम को देने के लिए। यूक्रेन रशिया युद्ध की हर एक खबर सबसे पहले इंडिया न्यूज पर, सच्ची खबर, ग्राउंड रिपोर्ट राहुल गौतम, जयप्रकाश रमैया के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं।